लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन सेल्स के बारे में। एक सेल मैं बताना भूल गई थी, पहले हमने देखा था ऑस्टियोब्लास्ट, फिर हमने देखा था ऑस्टियोसाइट्स, फिर हमने देखा था ऑस्टियोक्लास्ट एंड लास्टली हमने देखा था एक और सेल है जो मैंने कहा था आपको, जैसे कार्टिलेज में आपका पेरिकॉन्ड्रियम, आपका सेल्स पेरिकॉन्ड्रियम में जो सेल होते हैं वो कार्टिलेज के सेल्स को बनाते हैं। यहाँ पे एक और दूसरा सेल होता है जिसका ये फंक्शन होता है ना, यहाँ पे आपका पेरिओस्टियम आपका ये काम नहीं करता है ना, तो यहाँ पे जो सेल्स बाकी दूसरे सेल्स को बनाएगा उसका नाम होता है ऑस्टियो प्रोजेनिटर सेल्स, है ना, ऑस्टियो प्रोजेनिटर सेल्स। ठीक, जेनिटर मतलब बनाना, प्रो मतलब पहले का सेल्स, है ना, मतलब कि ये प्रीकर्सर होगा बाकी सारे के सारे सेल्स का। तो हम फंक्शन डिस्कस करने थे, अभी बताएं ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल क्या करेगा, बाकी तीनों सेल को बनाएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट का क्या काम होगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट का क्या काम था आपका बताइए। कॉन्ड्रोब्लास्ट का काम था आपका मैट्रिक्स बनाना, है कि नहीं, मैट्रिक्स सिंथेसिस, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। यहाँ पे भी ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट है बोन का वो बनाएगा। ऑस्टियोसाइट्स आपका नॉर्मल जो बोन के सेल्स थे वही रहेंगे, एंड ऑस्टियोक्लास्ट एक और होता है। आपको पता है आपके बॉडी में, आपके बोन में कैल्शियम का स्टोरेज होता है कि नहीं, कैल्शियम इज स्टोर्ड। आप मान लेते कभी आपके बॉडी में ब्लड में आपका कैल्शियम घट गया, क्यों, बिकॉज ऑफ लेस इनपुट ऑफ कैल्शियम। अब आपके ब्लड में कैल्शियम अगर घट गया, आपके याद रखिए कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आपके बॉडी में ना, मसल्स आपका जितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो भी चल रहा है, मैं जो बोल रही हूँ दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम। तो अगर आपके बॉडी में कैल्शियम घट जाता है, लड़कियों को काफ़ी होता है वीकनेस, है ना, कैल्शियम कम हो जाता है बॉडी में, नस चल जाता है क्या रात में पैर का, वाई इज दैट, बिकॉज आपके बॉडी में कैल्शियम लो हो जाता है। तो प्लीज ड्रिंक मिल्क, है ना, एग्स खाइए अच्छे से, ये करिए, उसमें ढेर सारा कैल्शियम होता है, उसके साथ थोड़ा धूप में निकलिए, क्यों, विटामिन D3 मिलता है आपको धूप से, बिना विटामिन D3 के कैल्शियम विल नॉट गेट एब्जॉर्ब, है कि नहीं। आप कितना भी दूध पी लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आप फिश नहीं खा रहे हैं या आप धूप में भी नहीं निकल रहे हैं तो आपका वो कैल्शियम खाना बेकार है ना। तो आपका जो कैल्शियम होता है वो आपके ब्लड में कम नहीं होना चाहिए, इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के काम आता है। ठीक, अब इसके चलते क्या होता है कि मान लेते कि किसी रीजन से मेरे ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो हो गया, है ना, तो बॉडी क्या करने लगता है, बोन को तोड़ करके जो बोन में कैल्शियम डिपॉजिटेड है उस कैल्शियम को ब्लड में लेके आने लगता है। ठीक है, तो अब भाई एक हड्डी टूट जाए पैर की वो सही है ना, कि आपको पैरालिसिस चढ़ जाए उससे ज़्यादा, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करता है, ये क्या करता है, बोन रिजॉर्प्शन चालू कर देता है ना, बोन को डिसॉल्व करना चालू कर देता है, जिसके वजह से कैल्शियम निकलने लगता है। तो फंक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट इज बोन रिजॉर्प्शन, है ना। फीमेल्स में फीमेल हार्मोन होता है आपको पता है एस्ट्रोजन, दैट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो मेनोपॉज के बाद क्या होता है, ये एस्ट्रोजन बॉडी में रिलीज होना फीमेल्स का बंद हो जाता है। तो अगर आपकी मदर्स है जो कि 45 क्रॉस कर चुकी है, तो एस्ट्रोजन कम होने की वजह से क्या होता है कि उनमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बहुत ये हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। तो उनका बॉडी में या उनके बोन्स में क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं, क्यों, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम कम हो गया, ऑस्टियोक्लास्ट बहुत एक्टिवेट हो गए, तो ये क्या करेंगे, आपका बोन डिसॉल्व करना स्टार्ट होगा। तो अगर आपकी मदर को सबसे पहले बोन डिसॉल्व होना कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम योर हिप बोन्स, है ना, हिप बोन्स, कमर, वर्टिब्रा, हिप बोन्स नहीं है मेरी सॉरी, वर्टिब्रा है ना, सेक्रम से। तो अगर आपकी मदर को कमर में दर्द रहता है तो प्लीज आस्क हर टू ईट कैल्शियम टैबलेट्स एंड विटामिन सप्लीमेंट्स, है ना, नहीं तो क्या होगा, उनका बोन्स हमेशा कमजोर होता चला जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन बनने खत्म होने के बाद आपका नया बोन बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो नया बोन बनना बंद हो गया, आप सिर्फ उस बोन को मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए प्लीज टेल योर मदर्स टू ईट कैल्शियम विच हैज क्रॉस्ड द एज ऑफ 45। ऐसे गर्ल्स को भी लेते रहना चाहिए।
चलिए ठीक है ना। तो ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या हो गया, बोन रिसॉर्प्शन। हम थोड़ा सा बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कार्टिलेज का आउटर कवरिंग आपका पेरिकॉन्ड्रियम था, तो बोन का आउटर कवरिंग आपका क्या हो जाएगा, पेरिओस्टियम है। बोन का आउटर कवरिंग आपका हो जाएगा पेरिओस्टियम। ठीक, इसके बाद क्या होता है, बोन का यूनिट होता है छोटा छोटा ना। the units of bones are called as Haversian system। हैवर्शियन सिस्टम या फिर इनको ऑस्टियॉन्स भी कहते हैं। तो व्हाट आर दीज, दीज आर यूनिट्स ऑफ बोन। ठीक है, अब ये हैवर्शियन सिस्टम का हम आपका कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। ये बोन ऐसा समझिए कि मेरा फीमर है या थाई बोन है, लंबा सा थाई बोन है, उसको बीच से ऐसे काट दिए। जब बीच से हम ऐसे काट दिए तो इसका हम एक सर्कमफेरेंस ले लिए, तो बीच से काट के वो ऐसे आपको कैसे दिखेगा, जैसे ये पेन है ना, आई कट इट फ्रॉम द मिडल, ये मेरा बोन है, इसको मैंने बीच से काट दिया। बीच से काट दिया तो ये कैसा दिखेगा मेरा, है ना, ऐसे है, बीच से काट दिया, यहाँ से कैसे दिखेगा, ये मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो आप समझिएगा एक कनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। हैवर्शियन सिस्टम के पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ मैं ना, एक आपको कनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं हैवर्शियन कनाल, हैवर्शियन कनाल। ठीक है, यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हम कट किए। आप सोचिए एक लंबा सा बोन है, उसके बीच में एकदम पतला सा पाइप है ना, हेयर से भी थिन, जितना गैप्स है, उस कनाल्स है ना, उन कनाल्स को हम क्या बोलते हैं, हैवर्शियन कनाल्स बोलते हैं ना। लंबे लंबे कनाल्स रहेंगे, उनको हम ऐसे काट दिए हैं, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। ठीक, दीज हैवर्शियन कनाल्स है ना, यहाँ पे इसमें होता क्या है आपका, इसमें आपका बोन्स के सेल्स को सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वेन एंड आर्टरी। ठीक, हैवर्शियन कनाल में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये हैवर्शियन कनाल के किनारे, आपको पता है बोन में कोलाजन का डिपोजिशन होता है, तो ये हैवर्शियन कनाल के किनारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में है ना, कोलाजन इज डिपॉजिटेड, है ना। ऐसा एक नहीं होता है, ऐसा हैवर्शियन कनाल्स आपका ढेर सारा होता है ना, ऐसा हैवर्शियन कनाल्स आपका बोन में ढेर सारा होता है। हर में आपका आर्टरी एंड वेन प्रेजेंट होता है। ठीक, ये हो गया आपका वेन्स। वेन्स आर डिपिक्टेड बाय ब्लू कलर, यू नो दैट, and arteries are depicted by red color. Why? Because generally, I am saying generally, veins carries impure blood and artery carry pure blood. ठीक, इसी तरीके से हर के किनारे आपका कोलाजन का डिपोजिशन होगा। ठीक, इस कोलाजन का जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का डिपोजिशन होता है, इसको हम कहते हैं आपका लैमेली, है ना, इसको हम कहते हैं लैमेली, इसको हम कहते हैं लैमेली। लैमेला मतलब होता है लेयर। ठीक है, तो लैमेला अगर हम लिखते हैं मतलब सिंगुलर, जैसे हम राइटिंग लैमेली, ए ई, दैट मींस इट इज प्लूरल, ढेर सारा कोलाजनस रिंग डिपॉजिटेड। ठीक, अब याद करिए कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट था, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था, उसको क्या बोलते थे, लैक्यूनी बोलते थे। तो ये हैवर्शियन कनाल के अराउंड में है ना आपका ग्रूव्स प्रेजेंट होगा, उस ग्रूव्स में आपका ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन ग्रूव्स में आपके ऑस्टियोसाइट्स या बोन के सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको लैक्यूनी दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें वो बोन का सेल फिट हो चुका है। तो यहाँ जहाँ पे हम लेबल कर रहे हैं, हम इसको लेबल करते हैं एन ऑस्टियोसाइट।
ऑस्टियोसाइट इन लैक्यूनी, इन लैक्यूनी। ठीक, अब क्या होता है, ये लैक्यूनी एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ऐसे प्रोसेसेस निकालते हैं। ठीक है, एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट करते हैं इसकी मदद से, है ना। इन प्रोसेसेस को, ये जो ऐसा छोटा छोटा प्रोसेसेस निकला रहता है, इन प्रोसेसेस को हम कहते हैं कैनालिक्यूली, कैनालिक्यूली। ठीक, कैनालिक्यूलस रहता मतलब सिंगुलर, कैनालिक्यूली लिखा है मैंने मतलब कि प्लूरल, क्योंकि एक सेल से ढेर सारे प्रोसेसेस निकल रहे हैं, है ना। और क्या छोटा, ठीक है। हाँ, तो ये सारा चीज को मिला के किसको किसको, ऑस्टियोसाइट को, लैक्यूनी को, लैमेली को, हेवर्शियन कैनाल और कैनालिक्यूली को, ये मिला करके ऐसा ढेर सारा रिपीटेटिव यूनिट होता है। इस पूरे यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, हेवर्शियन सिस्टम या ऑस्टियोन। और ये सब है क्या, दीज आर द यूनिट्स ऑफ बोन्स। यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया है, पर ऐसा हर जगह पे, यहाँ पे मैंने पास ही लिखा है, एक बोन में ढेर सारे रहते हैं ना। जितना बड़ा, जितना मोटा और जितना स्ट्रॉन्ग बोन होगा, उतना ज्यादा बोन्स का यूनिट आपका डिपोजिशन होता जाएगा। ठीक, इसके साथ क्या होता है, बोन में एक अंदर में ग्रूव रहता है। ठीक है, बोन का एक आउटर कवरिंग है, तो कार्टिलेज में तो कोई इनर कवरिंग नहीं था, लेकिन बोन आप एक हॉलो पाइप जैसा समझिए, है ना। उसके अंदर में फिर एक मोटा सा ग्रूव होता है, वो ग्रूव खैर खाली नहीं होता है, तो ये जो अंदर का ग्रूव होता है, तो उसका जो लाइनिंग होता है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड। तो जैसे बाहर का आउटर लेयर वाज कॉल्ड पेरिओस्टियम, तो अंदर का जो लेयर होगा, जो उस ग्रूव के चारों ओर होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एंडोऑस्टियम। एंडो मतलब अंदर की तरफ, बोन का जो कवरिंग होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एंडोऑस्टियम, एंडोऑस्टियम, है ना। बोन के एकदम बीचों बीच एक ये होगा, है ना, कनाल जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं बोन मैरो, है ना। जिसको ये एंडोऑस्टियम कवर कर रहा है, व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड एज बोन मैरो, है ना। या फिर उसको सेंट्रल कैनाल भी कहते हैं। एक्चुअली इस कैनाल में बोन मैरो रहता है ना। इस कैनाल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल कैनाल। इस कैनाल को हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। बोन मैरो क्या होता है, नाम तो सब सुना होगा। बोन मैरो कुछ नहीं होता है, आपके ब्लड के जितने भी सेल्स बनते हैं, है ना, उनके प्रोजेनिटर्स, है ना, उनके प्रोड्यूसिंग सेल्स। जैसे यहाँ पे प्रोजेनिटर सेल्स थे, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स बोन्स में, जो कि हड्डी का सारा सेल्स बनाए थे, आपके बोन्स का सारा सेल बनाए थे। बोन ब्लड का जितना भी सेल बनता है ना, वो मैच्योर सेल आपके ब्लड में बनता है। ब्लड में सेल्स कभी डिवाइड नहीं करता है, तो जो बना बनाया सेल आपका ब्लड में रिलीज होता है, तो वो ब्लड के सेल्स का सिंथेसिस ऑर्गन कहाँ है, दैट इज बोन मैरो, है ना। बोन मैरो वो सेल्स है जहाँ पे आपका ब्लड का सारा सेल सिंथेसाइज होता है ना। तो याद रखना, ब्लड में ही ब्लड का सेल सिंथेसाइज नहीं होता है, ब्लड में बस ब्लड सेल्स रिलीज किया जाता है। रिलीज कहाँ से होता है, बोन मैरो से। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन मैरो, फंक्शन ऑफ बोन मैरो इज प्रोड्यूसिंग द ब्लड सेल्स। ठीक है, और ये बोन मैरो रहता कहाँ पे है, बोन के सेंट्रल कैनाल में रहता है ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस वाज ऑल अबाउट बोन्स, है ना। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसका यूनिट केवल याद रखिएगा ऑस्टियॉन्स, है ना। और उसके बाद सेल्स का नाम याद रखिएगा। इतना डेप्थ में नहीं आना चाहिए, लेकिन जान लीजिए, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही एक क्वेश्चन अगर बाहर से आया और इसी एक क्वेश्चन को आप हिट कर दिए तो आपका हो गया। बट प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आपका 95% क्वेश्चन रहते हैं, है ना। चलिए, ब्लड के बारे में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में ही डिस्कस करेंगे, है ना।
हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप के टिश्यू के बारे में, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू है ना, मस्कुलर टिश्यू बचपन से आप पढ़ते आ रहे, क्लास 10 में भी पढ़े थे, है ना। 3 तरह के मसल्स होते हैं, यू नो इट वेरी वेल। एक होते हैं स्केलेटल, दूसरे होते हैं स्मूथ, तीसरे होते हैं कार्डियक। ठीक है, हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इसका, है ना, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए आप इसका डायग्राम खोल लीजिए प्लीज, है ना, योर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 105 फिगर 7.7 एकदम टॉप लाइन, तीनों का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, दैट इज कार्डियक मसल्स। ठीक, स्केलेटल मसल सेल्स को हम स्ट्राइएटेड या स्ट्रिप्ड भी कहते हैं, है ना, स्ट्राइएटेड या स्ट्रिप्ड। बड़ा लिखती हूँ थोड़ा सा, स्ट्राइएटेड या फिर स्ट्रिप्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब हम माइक्रोस्कोप में इन स्केलेटल मसल्स को देखेंगे, ठीक है, तो ये मेरे को एकदम ब्लैक लाइट, डार्क लाइट ऐसे बैंड्स दिखेगा, है ना, ऐसे डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट फिर डार्क, इस तरह का बैंड्स दिखेगा, है ना। तो मेरे को क्या लगता है, स्ट्रिप्ड है, ऐसे ऐसे लाइन से स्ट्रिप्ड है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्ट्राइएटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। एकदम एविडेंटली विजिबल होता है स्केलेटल मसल्स में। ठीक, स्मूथ मसल दीज आर नॉन स्ट्राइएटेड, इनमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं होते, दीज आर नॉन स्ट्राइएटेड या अनस्ट्रिप्ड, दीज आर नॉन स्ट्राइएटेड और अनस्ट्रिप्ड। ठीक, कार्डियक मसल्स में भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होता है, लेकिन स्ट्राइएटेड मसल हम इसको नहीं बोलते, है ना, दीज आर लाइटली, हम कह सकते हैं ना, दीज आर लाइटली स्ट्राइएटेड और स्ट्रिप्ड। ठीक, दूसरा हम बात करते हैं शेप की, है ना। अच्छा, उसका नाम, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं उनको हम वॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं। वॉलेंटरी मतलब समझते हैं, जो आप अपने विल पे मूव कर सकते हैं, जैसे कि मेरा हाथ है ना, ठीक है, हाथ को मैं अपने विल पे मूव कर रही हूँ, यहाँ पे मसल्स काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये स्केलेटन से अटैच्ड है, दैट इज इसका नाम है स्केलेटन। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ योर स्केलेटन, योर बोन्स। ठीक है, तो ये वॉलेंटरी क्यों होता है, क्योंकि मेरे मन से हम ये हिला रहे हैं। ठीक है, मेरे को मन है, आई एम वांटिंग सो दैट आई एम मूविंग माय हैंड। ठीक, स्मूथ मसल्स जो आपको होते हैं वो आपके विल पे काम नहीं करते, दे आर योर इनवॉलंटरी मसल्स, है ना, दे आर इनवॉलंटरी मसल्स। कैसे? आपका पेट में भी मसल्स है, पेट में डाइजेशन होता है। ऐसा होता है क्या कि आप खाना खा लिए मुंह से, बोलेंगे पेट अभी मेरा खाना डाइजेस्ट मत करो, रखे रहो, इज इट पॉसिबल? नो, यू कैन नॉट कंट्रोल योर डाइजेशन। आपका जब खाना पार करना है वो तभी पार करेगा, है ना। यू कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ योर मसल्स ऑफ स्टमक, योर इंटेस्टाइन। तो जितना भी आपका विसरल ऑर्गन्स में जो मसल्स रहते हैं, दे आर स्मूथ मसल्स, यू कैन नॉट कंट्रोल देम, है ना, दे आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स। नेक्स्ट आपका है कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी होता है। अच्छा, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट कहाँ होता है? दैट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट ऑन इन योर हार्ट, है ना। कार्डियक मतलब ही रिलेटेड टू हार्ट। तो कार्डियक मसल्स ऐसा ग्रुप ऑफ मसल होता है जो आपको सिर्फ हार्ट में ही मिलेगा, आपके बॉडी में और कहीं नहीं मिलता है। तो हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, है ना। वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, दिल का धड़कन चल रहा है, तभी आप जिंदा है। क्या आप हार्ट को बोल सकते हैं हार्ट थोड़े देर के लिए बीट मत करो? नो, you cannot control your cardiac muscles. इसलिए these also are involuntary. These also are
इनवॉलेंटरी ग्रोथ ऑफ मसल्स। ठीक, हम थोड़ा सा शेप देखते हैं। स्केलेटल मसल जो होते हैं आप देखिए अपने बुक में भी देखे है ना, दीज आर सिलिंड्रिकल इन शेप, दीज आर सिलिंड्रिकल इन शेप, है ना, सिलेंडर के शेप में होते हैं। स्मूथ मसल्स जो होते हैं दे आर स्पिंडल शेप। स्पिंडल समझते हैं, बीच में मोटा ऊपर से पतला नीचे से पतला, ना, टैपरिंग एट द एंड, ऐसे बीच में मोटा नीचे से पतला, ऐसा शेप को हम स्पिंडल शेप कहते हैं ना, जैसा आपके बुक में बना है, दैट इज स्पिंडल शेप। कार्डियक मसल्स भी सिलिंड्रिकल इन शेप होते हैं। कंपैरेटिव इसलिए बता रहे हैं क्योंकि स्केलेटल स्मूथ एकदम ऑपोजिट होता है। कार्डियक मसल जो होता है वो दोनों का कुछ कुछ फीचर शेयर करता है और उसका कुछ फीचर्स एकदम यूनिक होता है ना, जैसे कि दिस इज striated, it is one feature of skeletal muscle, this is involuntary, it is one feature of smooth muscle, it is cylindrical in shape, it is one feature of skeletal muscles। ठीक, न्यूक्लियस की बात करते हैं, है ना, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, तो एक मसल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं ना, तो these cells are the cells of skeletal muscles are multinucleated। The cells of muscles are, the muscle cells are, skeletal muscles are multinucleated, है ना, ढेर सारे न्यूक्लियस एक सेल में रहते हैं। स्मूथ मसल में देखो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, तो these are uninucleated। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस रहेगा, है ना, और कार्डियक सेल्स भी आपका दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, इसको मिटा के और फीचर्स डिस्कस करते हैं। छठा फीचर देखते हैं, पेरीफेरी समझते हैं, पेरी मतलब अभी मैंने बताया था अराउंड, पेरीफेरी मतलब एकदम किनारे में, है ना, एडिपोज टिश्यू का न्यूक्लियस याद करिए, द साइटोप्लाज्म ऑफ एडिपोज सेल्स आर पुश टुवर्ड्स द पेरीफेरी मतलब किनारे में, तो ये जो स्केलेटल मसल सेल्स रहते हैं इनके जो न्यूक्लियस रहते हैं दैट इज एट द पेरीफेरी, पेरीफेरल न्यूक्लियस, है ना। आप देखिए अपने एनसीईआरटी में जो कार्ड है, ये स्केलेटल मसल्स बना हुआ है, उन मसल सेल्स के बीच में न्यूक्लियस दिखा रहा है, वो न्यूक्लियस बीच में नहीं है जो आपको काला काला दिख रहा है, वो उस जो सिलिंड्रिकल मसल सेल है उसके पेरीफेरी, उसके किनारे में है, इसलिए वो आपको ऐसा दिख रहा है कि वो दो सेल के बीच में नहीं है, वो क्या है, उस मसल सेल के, है ना, एकदम पेरीफेरी, एकदम किनारे में वो न्यूक्लियस है। स्मूथ मसल सेल में आपका वही बीचों बीच सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस रहता है ना। कार्डियक मसल सेल्स में भी देखिए बीच में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आपका न्यूक्लियस कैसा रहता है, सेंट्रली प्लेस्ड। ठीक, उसके बाद देखिए जो स्केलेटल मसल सेल होता है आपका एकदम सीधा सीधा है ना, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो जो आपका स्केलेटल मसल सेल्स है these are unbranched, these are unbranched, है ना। स्मूथ मसल सेल्स भी आपका अनब्रांच्ड है, ठीक, लेकिन कार्डियक मसल सेल्स देखिए दे आर ब्रांच्ड, है ना। एक दूसरे जो सेल्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड होने का रीजन क्या होता है, हार्ट आपका एक पूरा यूनिट की तरह काम करता है ना, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लगभग सारा सेल फिर धीरे धीरे एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है तो फिर सारा रिलैक्स करेगा, ऐसा नहीं है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फिर दूसरे का मन किया तो वो रिलैक्स कर रहा है,
इंडिपेंडेंट नहीं होता है, एक यूनिट की तरह काम करता है। तो इस यूनिट को एक यूनिट बनाने के लिए क्या होता है, जितने भी सेल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं जगह जगह से, है ना। तो मेरे को क्या लगता है, जैसे 2 सेल है यहाँ से फ्यूज्ड है, तो मेरे को क्या लगता है जैसे दे आर ब्रांच्ड, है ना। वी फील दैट द सेल्स आर ब्रांच्ड, ठीक। तो ये जहाँ पे ब्रांचिंग होती है या जहाँ पे 2 कार्डियक मसल सेल्स का फ्यूजन होता है, इट इज फ्यूज्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क्स। है ना, इंटरकैलेटेड डिस्क मतलब क्या, बीच में रहते हैं। तो जहाँ पे भी आपका फ्यूजन होता है वहाँ पे यू हैव इंटरकैलेटेड डिस्क। आप अपने बुक में देखिए एकदम ब्लैक लेबल किया हुआ है जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। तो जहाँ पे भी जंक्शन होता है वहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट रहेगा, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट रहेगा, ठीक। स्केलेटल मसल्स में दिस विल बी एब्सेंट, इंटरकैलेटेड डिस्क विल बी एब्सेंट, है ना। अब आपके स्मूथ और कार्डियक मसल्स के बारे में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, दे आर हेल्ड टुगेदर, एक साथ ये लोग रहते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल जंक्शंस, है ना। सेल जंक्शन क्या हुआ, वो चीज हुआ जो कि 2 सेल को आपस में जोड़े रखता है। तो कार्डियक मसल सेल्स एंड स्मूथ मसल सेल्स के बारे में आपके एनसीईआरटी में लिखा है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय सेल्यूलर जंक्शंस, है ना। अब मस्कुलर टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस किस चीज से कवर्ड होता है, क्या होता है, आई विल डिस्कस इट इन डिटेल इन योर चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट जब हम करेंगे, है ना। आई विल डील विथ योर ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। चलिए, तो हमारा मस्कुलर टिश्यू खत्म हो गया। थोड़ा सा न्यूरल टिश्यू है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बताना है उसमें। उसके बाद हम आपका ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टार्ट करेंगे ना। आई विल टीच यू कॉकरोच इन डिटेल एंड अर्थवर्म और फ्रॉग देखेंगे। कई लोग कहते हैं कि कॉकरोच मतलब आपके सिर्फ कॉकरोच सिलेबस में, अर्थवर्म और फ्रॉग सिलेबस में नहीं है। तो आप ये याद रखिएगा, जब मैं अपना नीट का एग्जाम दे रही थी उसी साल से हुआ था कि फ्रॉग एंड अर्थवर्म विल नॉट कम इन सिलेबस, एंड ट्रस्ट मी फ्रॉग से एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन आया था। नीट में आप 3 क्वेश्चन का मतलब समझते होंगे, एक ही टॉपिक से मैं आपका एक लाइव क्लास लूँगी, अगर ले ली हूँ तो आपको पता होगा कि 3 क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। तो फिर इसलिए कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़, कोई भी अगर बोलता है कि ये सिलेबस में नहीं है तो आपको एनसीईआरटी का पढ़ना ही है। दूसरी बात, अभी आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया, बहुत बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं मैम सिलेबस रिड्यूस हो गया है, हम क्या करें, इतना कम पढ़े, ये करें। तो बाबू आप ये समझिएगा, क्लास 11 क्या आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं या आप नीट क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं। आपको आज से 2 साल के बाद नीट देना है ना। तो 2 साल के बाद अगर आपको नीट देना है तो क्या ये सिलेबस आपके में इंक्लूडेड नहीं रहेगा, तो इट इज़ ऑन यू कि आपके पास अभी इतना फ्री टाइम है और आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। इफ़ यू रियली हैव टू क्वालिफाई तो आपको पढ़ना चाहिए, और अगर आपको सिर्फ क्लास में मार्क्स लाने से मतलब है तो फिर आपका अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग वो सिलेबस आपका हटा दिया गया है ना। तो जो द ओनली सिलेबस विच इज इंक्लूडेड इट स्टिल न्यूरल टिश्यू, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बताऊंगी। सो माय सजेशन इज इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी का आप एक लाइन नहीं छोड़ सकते, अभी से पढ़ते चलिए, तब तो आपका लोड कम होगा, है ना। कोई भी टॉपिक को स्किप मत करिए, बस ये बोलिए कि सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, नेक्स्ट ईयर सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर अच्छे डॉक्टर कैसे बनेंगे, है ना। इसलिए प्लीज डोंट स्किप योर यूनिट्स चैप्टर्स, ओके। सो बाकी का विल डिस्कस इन द नेक्स्ट।